ये जो चौकीदार है, जी जी ये चौकीदार सो गया कि कौन जिम्मेदार है चौकीदार, तो कहते हैं नेहरू जिम्मेदार है। भाई देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है वो बेरोजगारी और महंगाई का है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप हमें इस समय देख रहे हैं दिल्ली से। चर्चा टीवी पर अमूमन हम राजनीतिक लोगों से बात करते हैं क्योंकि देश का चुनाव है, 2024 का चुनाव है। इस समय हम बैठे हुए हैं, आप मेरे पीछे एक जो है बेहतरीन सा एक पोस्टर देख रहे होंगे, उस पर लिखा हुआ है जनता दल यूनाइटेड, यानी कि बिहार की एक ऐसी पार्टी जो इस समय देश में एक लोकसभा चुनाव को लेकर के एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ में है सत्य प्रकाश मिश्रा जी, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू से। हम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। सबसे पहला तो मैं सवाल सर एक यही मैं जानना एक ये चाह रहा हूँ कि 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है दिल्ली में। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बट आप की पार्टी लखनऊ जा रही है, बहुत लोगों से मिल रही है, देश में अलग अलग राज्यों में जा रही है, लोगों को एक जो है एक अलग से आप कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे रोका जाए। तो उसी तैयारी पर हम थोड़ा आपसे बातचीत करेंगे। सर, एक सवाल है आपसे कि जैसे जब आप बीजेपी के साथ, जब आप गठबंधन में थे, जब भी आप उनके साथ में राजनीति आपने आगे बढ़ाई बिहार में, आपको बहुत फायदा हुआ। इस बार जैसे अगर आप कि सपोज महागठबंधन अगर आपका एक बनता है, आपकी सारी बातें सब लोग मान लेते हैं, तो क्या आप उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में? देखिए, सीटों का भी ऐसा नहीं कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे और नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, जी जी उनका एक प्रयास है। जी वो जयप्रकाश नारायण की महान आदर्शों पे एक नई राह पे निकले हैं जी कि भारत की तमाम वैसी पार्टियां जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लगातार 10 सालों से सजग है, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की जो अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ खड़ी है, उन तमाम दलों को एक मंच पर लाने का नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में 7 पार्टियों की जो सरकार बिहार में बनाई है, ठीक है, और जब से वो एनडीए छोड़कर विपक्ष की भूमिका में आए हैं, तब से विपक्षी एकता का स्वर इस देश में और ऊंचा उठा है। अच्छा, उसका आधार भी है। अगर लगातार आप विपक्षी पार्टियों को, जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अगर आप विपक्षी पार्टियों को इस वजह से टारगेट करें कि हमारे खिलाफ क्यों बोलता है, ठीक है, या ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ क्यों है, तो ये लोकतंत्र नहीं, इसको तानाशाही कहेंगे। तो नीतीश कुमार जैसे नेता जो समाजवादी मूल्यों के नेता हैं, उनकी एक लंबी राजनीतिक यात्रा रही है लोहियावाद और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों पे चलने की। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी भी है और उन्होंने इसको कांधे पे उठाया है कि मैं विपक्ष की एकता करके, जो ये 303 का जो एक आंकड़ा है जादुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, वो क्यों आया था? पुलवामा वेव था, अकाली दल शिवसेना जदयू साथ में थी, तो आ गया, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो हमारा प्रयास ये भी है कि अगर हम 40 सीट सिर्फ कम कर दें भाजपा की अगले चुनाव में 2024 में, तो उसकी सरकार नहीं बनने जा रही। पहला प्रयास ये है आपका। ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि विपक्ष के जितने तमाम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने छोटे बड़े दल जो विपक्ष के हैं, उनको एक मंच पे नीतीश जी का लाने का प्रयास जारी है। थोड़ा सा सर मैं आपको रोकूंगा। बीते दिनों सर आपकी पार्टी बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी आपका गठबंधन है लालू जी की पार्टी के साथ में, लेकिन एक सर बड़ी बात है कि एक नेता है आपके यहाँ मीना सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, शंभुनाथ मिश्रा, ये लोग आपकी पार्टी में बड़े अच्छे तरीके से बहुत सालों से थे, लेकिन अचानक से क्या ऐसा बिगड़ रहा है अभी कि लोग वहां से जा रहे हैं? एक सेकेंड, तो मेरा सवाल ये है कि 24 के चुनाव में आप जैसे कि पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बट आपके घर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पहली बात तो ये, जी जी, जनता दल यूनाइटेड एक मूल्यों की पार्टी है जी, स्वार्थी अपने साधनों को स्वार्थ साधने की पार्टी नहीं है। ठीक, जो लोग इनको छोड़ के जाने, उनका कोई निजी स्वार्थ होगा। अच्छा, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई आंतरिक गठजोड़ होगा, ठीक है, उनका कोई और लालच होगा। ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो यही कहा कि इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए विपक्ष के सभी दलों को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो ये जिनका नाम ले रहे हैं आप, उपेंद्र जी या ये लोग, ये ऐसे ही हैं, इनको कोई और होगा। पहले कई चुनाव में ये हार चुके हैं और ये भाजपा के साथ काम भी कर चुके हैं, तो ठीक है, गए, कोई बात सर। काम तो आपने भी किया। नहीं, हमने किया है, हमने मूल्यों पे किया है। अच्छा, ओके ओके, हमने मोल लगा के काम नहीं किया। मूल्यों और मोल में अंतर है। ठीक है, आपको बताऊं एक बात कि जब पहली बार समता पार्टी और
भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी थी, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ना पड़ा था, तब समता पार्टी साथ आई थी। वो 3 मुद्दे थे 370, ठीक है, राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ। उस समय अटल जी उसके नेतृत्वकर्ता थे, उनके प्रति अभी भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी की अगाध श्रद्धा है। उसमें जौहर साहब हमारे नेता हुआ करते थे। तो ये उस जमाने से जब चली, और वो एक मूल्यों पर अगर राह पे चलते चलते नरेंद्र मोदी जी मूल्यों को छोड़ के मोल भाव पे चलने लगे तो उस सहमत नहीं हो सकते हमारे नेता नीतीश कुमार जी। सर एक और आपसे मैं सवाल लूंगा, आपकी पार्टी पर सर और आपके नेता पर जो कि सीएम है अभी बड़ा दबाव है उनके ऊपर। मेरा सवाल ये है तो थोड़ा सा क्या दबाव है? मैं वही, एक तो अभी आरजेडी का दबाव है कि मिस्टर जो कि तेजस्वी साहब हैं, बस मेरा सवाल है उनको सीएम बनाया जाए। दूसरा है कि कांग्रेस भी चाहती है कि 2 उनके कैबिनेट मिनिस्टर आपके यहाँ हों, और एक और है मांझी साहब, उनका भी पिछले दिनों कुछ था कि उनके बेटे को भी सीएम बनाया जाए। मेरा सवाल ये है, ऐसे स्वार्थी लोगों की अगर हम बात करें, आपकी भाषा में राजनीति में सभी स्वार्थ के लोग हैं, अगर ऐसे स्वार्थी लोगों के साथ में आप हैं तो आपको लगता है आपकी पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है? देखिए, महागठबंधन की राजनीति जिस दिन स्थापित हुई बिहार में 7 पार्टियों को लेकर, उसमें ये बात सब में सहमति थी कि ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने और देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए ये गठबंधन बन रहा है बिहार में, जो बिहार में तो सरकार चलाएगा। जहां तक है कि दबाव है, मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार जी पर ये सब किसी चीज का कोई दबाव नहीं, और नीतीश कुमार जी इतने महान मूल्यों के नेता हैं, उन पर कोई दबाव बना भी नहीं सकता। वो उनकी इच्छा बना सकते हैं नहीं, वो उनकी इच्छा होगी। अगर कोई एकोमोडेशन की जरूरत किसी को होगी कि किसी को कुछ बनाना है नहीं बनाना है, वो उनके ऊपर है। और तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट कहा, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है उनको मुख्यमंत्री बनने की, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। जी। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि बिहार की सरकार बहुत कंफर्टेबल रूप में चल रही है, और सिर्फ सरकार नहीं, वो देश की राजनीति में पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में रैली हुई थी। नीतीश कुमार जी ने उस रंगभूमि से देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को आवाज लगाई कि आप एक मंच पर आइए। और ये कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कांग्रेस को विपक्ष की तमाम दलों से बिल्कुल साझा रूप में या अलग अलग बात करनी। मैं अभी आपसे इस पर भी बातचीत करूंगा सर। एक चीज में और मैं आपसे बात करूंगा, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है नीतीश जी के लिए भी, देश के प्रधानमंत्री उनके लिए भी, कुछ लोग और हैं जिनका भी कुछ सपना है। मेरा सवाल ये है कि अगर सपोज करते हैं कि कल को चुनाव हुआ और आपके नेता प्रधानमंत्री बन गए, मान लेते हैं, तो क्या आप विधानसभा के चुनाव में अपने साथी को आप लीड करने के लिए उसको आज्ञा देंगे? ये नहीं, ऐसा बस कुछ सवाल है। देखिए, काल्पनिक सवाल है आपका। अच्छा ठीक है, इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अगर जीत गए तो मतलब, क्योंकि सर अगर विपक्ष की पार्टियां एक साथ एक मंच पर आई जी, जो कि आते जा रही है, चाहे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की हो, चाहे कश्मीर से हो, विपक्ष की तमाम राजनीतिक दलों के अंदर एक डिस्कशन है कि हम अलग अलग रह करके ये राजनीति को प्रभावित नहीं कर सकते। राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम भाजपा की मुखालफत करते हैं 10 सालों में, 9 सालों में, 7 सालों में, तो जब वो चुनाव का वक्त आएगा तो उस मुखालफत को और मजबूत करने के लिए आपको तमाम विपक्षी दलों से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो पहला ही विपक्षी दल 2024 सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी ने जो बातें स्पष्ट कही हैं कि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, ये बात उन्होंने बार बार मीडिया के सामने भी कहा है, और इस बात को समझना चाहिए। मैं इसको कोट करता हूं कि जो 74 की राजनीति में जयप्रकाश नारायण जी जिस महान मूल्यों पर, जिस आदर्शों पर चले थे, नीतीश कुमार ठीक उसी राह पर चल रहे हैं, विपक्ष की तमाम पार्टियों को एकजुट करके इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और जो महंगाई बेरोजगारी की भीषण समस्या से देश की आम आवाम जूझ रही है, और झूठ और फरेब की जो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसको हटाने के लिए वो काम कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल में कि बिहार में क्या होगा, देश में क्या होगा, उसका नहीं, मतलब नहीं, ये बहुत काल्पनिक है। अच्छा, है। मीडिया का इंटरेस्ट हमेशा इस पे होता है ज्यादा कि ऐसा हुआ तो ऐसा कैसा होगा। हाँ, मतलब और हम राजनीतिक जिम्मेदार दल हैं, हम एक मैप पर चलते हैं। एक्चुअली सर, जो आपके दर्शक, जो मैं समझता हूँ कि जो दर्शक हैं उनको भी लगता होगा कि हो सकता है भाई तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। ठीक है, दर्शकों के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखिए, जो कुछ भी होगा भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी द्वारा वो सकारात्मक होगा,
और इस देश को मजबूत करके और आखिरी हाशिए पे पड़े जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाने की नीति बनाने वाला होगा। ठीक है, ठीक सर। एक मैं सवाल लूंगा, जी। एक बड़ा सवाल है कि बिना कांग्रेस के आप हो या चाहे जो हो, कोई भी पार्टी एक बड़ा वर्ग ऐसा नहीं बना सकती है। अब उसमें दिक्कत ये है कि सर उत्तर प्रदेश की एक नेता है अखिलेश यादव, अभी कल परसों में आपकी पार्टी के नेताओं से मिले भी, बड़ी अच्छी बात हुई है, निकल के आया है कि वो आपके साथ में रहेंगे और देश की लड़ाई में शामिल रहेंगे, जो कि लोकसभा का चुनाव है। लेकिन अखिलेश यादव जी को, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मुझे वहाँ की भी कुछ जानकारी रहती है, उनका एक बयान था कि वो जो राहुल गांधी की जो एक सीट है, जो है सोनिया गांधी जी की भी रायबरेली सीट है, वो हर जगह कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव में जाएंगे। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, एक सेकंड, तो जैसे क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है वहां पर, जिसने योगी आदित्यनाथ को बहुत बड़ी टक्कर दी थी इस बार, और आप भी हैं बिहार में, और आप दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर लोकसभा का चुनाव फिर मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव कांग्रेस का विरोध करते हैं तो आप लोगों का फिर क्या स्टैंड है? ये अभी पूर्वानुमान लगाना बहुत अच्छा नहीं होगा। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है इस देश में, और हमारी पार्टी का मानना है, हमारे नेता का भी मानना है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष की कोई बड़ी और मजबूत महान एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, क्योंकि उसका संगठन देशव्यापी है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग हिस्से में अलग अलग राज्य सरकारों में काम कर रही है। ठीक है। तो कांग्रेस यदि इस बड़े विपक्षी दल के, और कांग्रेस ने कहा भी कि विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे, खड़गे जी का बयान भी है, तो अखिलेश जी हों, ममता जी हों, दिल्ली में जिनका शासन है वो हों, बीजू जनता दल हो, इस तरह की तमाम जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी हैं, उनकी अभी मौजूदा स्थिति में कोई अलग राय हो सकती है। लेकिन ज्यों ज्यों चीजें 2024 की तरफ करीब आएगा तो आपको लक्ष्य के प्रति एक दिशा में चलना होगा। अच्छा। अलग अलग दिशा में चलकर आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। जी जी। और नीतीश कुमार जी इस प्रयासरत हैं कि सभी पार्टियां एक साझा जिम्मेदारी के तहत, राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तहत साथ आए। क्योंकि मौजूदा हालत में आप देखिए, पिछले 5 सालों में जो महंगाई बढ़ती गई 7.1%, बेरोजगारी की हालत बहुत खराब। ठीक है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या वो कॉरपोरेट घरानों के लिए है? और कभी कभी ये समझ आता है कि देश में कुछ जब सवाल उठता है तो वो कुछ सांप्रदायिकता का झुंझुना बजा करके लोगों का ध्यान भटका देते। ठीक, मंदिर मस्जिद हिंदू मंदिर मस्जिद ही नहीं है, वो तो बहुत पुराना हो गया। शमशान कब्रिस्तान भी तो है। बिल्कुल है। मेरा कहना है कि देखिए, इस देश में बहुसंस्कृति, बहुत विविध संस्कृति वाला देश है। बिल्कुल मानता हूँ। और उस सबके विचारों का संप्रेषण और उसका सुरक्षा एक संवैधानिक दायित्व भी है, और संविधान ये अधिकार सबको देता है कि वो इस राष्ट्र का नागरिक है, तो वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जिए। ठीक है। तो हम मानते हैं, हमारी पार्टी का मानना है, और जो देश में माहौल भी है, कि तमाम विपक्षी दलों की ये राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि अगर आप उस नीति के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के, तो उस नीति को रोकने के लिए आपको साथ आकर के 63% जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं मिला, और 3 पार्टियां जो पिछले चुनाव में साथ थी वो छोड़ चली गई, ठीक है, ठीक, उस वोट को आप एकजुट तो करेंगे, मतलब अगर और उस जनता को एड्रेस तो करेंगे कि देखिए, मतलब व्यक्तिगत हम आपके इस वोट को लेकर के, आपके जो वोट की कीमत है, जो आपने मूल्यों पर दी है, मोल पर नहीं, मोल भाव नहीं, मूल्यों सिद्धांतों पर जो वोट किया, उसको परिलक्षित करना है। बड़ा अच्छा आपसे मुझे बातचीत करके लग रहा है। एक सर और मैं आपसे सवाल पूछूंगा, दिल्ली में, जैसे आप भी इसमें ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी इन दिनों बहुत परेशान हैं। उनके एक साथी हैं मनीष सिसोदिया, उनको जेल में डाला गया है, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप है भ्रष्टाचार के, कि शराब कांड वगैरह वगैरह। अब लोग इसको थोड़ा सा राजनीति से भी लेके जा रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी की चाल है, लोकसभा का चुनाव है। अभी आपके साथी के यहाँ ईडी की बहुत सारी दिक्कतें हुई, छापा पड़ गया, ये हाँ वही ईडी की भी, हाँ, तो ईडी सीबीआई क्या दोनों का था। तेजस्वी जी बहुत मुखर होकर के भाजपा के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है, अगर सपोज अगर ये राजनीतिक एक प्रेरणा से हम इसको माने, कहीं गलती से अगर नीतीश जी को नहीं पता चला, क्योंकि ये सब दिल्ली से हो रहा है, और तेजस्वी जी के लिए कोई ऐसी समस्या आ गई कि उनको जेल जाना पड़ गया, मान लीजिए, नहीं भाई राजनीति है, देखिए अब दिल्ली में हुआ है तो बिहार में भी तो हो सकता है ना, अगर आप बीजेपी पे ऐसा आरोप लगाएं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप अलग से फिर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, कि आप उनके फिर साथ ही रहेंगे?
देखिए ये भी एक काल्पनिक सवाल अच्छा, सवाल है आपका। ठीक है। 2004 2005 9 तक अच्छा। यूपी की सरकार थी। हाँ ठीक है। उसके समय सरकार का कहना है कि कोई घोटाला हुआ था। हाँ 9 से अब 23 में हम लोग हैं। हाँ 14 साल। ठीक है सर। 14 साल में एक मामला विचाराधीन है कोर्ट में, अच्छा लालू जी की। अच्छा। हाँ और विचाराधीन मामला है और बार बार सीबीआई उसी एक केस में यदि आपके घर पहुंचे 14 साल तो इससे क्या मैसेज आता है कि आप या तो आप कुछ खंगाल नहीं पाए, बिल्कुल या आप खंगालने के नाम पे डरा रहे हैं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। मेरा मानना है कि देखिए जो न्यायालय में विचाराधीन मसला है, ठीक है उस पर अभी हम ये कहें कि क्या कल होगा वो ठीक नहीं है। एक तो अच्छा। न्यायालय में विचाराधीन मामले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक दूसरा एक काल्पनिक हालात कि कल ये होगा तो परसों क्या, ये ठीक नहीं है। मीडिया में जिम्मेदारी से ठीक मैं है सर। राजनीतिक रूप में अभी के तत्काल माहौल और हालात में जरूर कहूंगा कि महागठबंधन की 7 पार्टियां बिहार में मजबूती से नरेंद्र मोदी सरकार ही नहीं इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। अच्छा सर, एक और सवाल लूंगा। बीते दिनों मुझे ऐसी कुछ खबर लगी, मेरी बैकअप टीम ने मुझको बताया है कि अमित शाह जी से कुछ बात हुई है नीतीश कुमार जी की। कुछ ऐसा है क्या? देखिए एक लोगों में बड़ी चर्चा है। आप एक बात बताइए। एक दिन तो उन्होंने खुद ही मीडिया में ये हुआ कि गवर्नर अचलेकर जी को वो अपॉइंट करना था, तो एक कटसी कॉल उन्होंने किया था। ठीक है, ऐसी कोई बात कटसी कॉल थी ना, वो जो भी गवर्नर कोई ऐसी कॉल तो नहीं थी। आप समझिए गवर्नर आप किसी प्रदेश का अपॉइंट करेंगे तो ये एक गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री जो वहां संवैधानिक पद पे जनता से चुनकर आए हैं उनसे वार्तालाप कर ले। ठीक सर। एक सर बिहार में एक मेरे कुछ मित्र हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझसे कुछ बताया, मैंने उनसे कुछ सवाल किए तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीतीश जी पे आरोप बहुत पुराना है कि उनकी राजनीति में यादवों का विरोध करके ही वो आए। मतलब ऐसा एक नीतीश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। तो उनके ऊपर ही आरोप लगा कि यार वो जब भी आए तो उन्होंने अपने वर्ग को आगे बढ़ाया और जब भी आए तो ऐसा किया। सवाल मेरा ये है, अखिलेश जी बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका बहुत नाम है वहाँ पर, मैं भी इसको मानता हूँ, और यादवों की एक बड़ी बेल्ट है वहाँ पर। तो आपको लगता है कि लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि जो ये एक छवि बनाई गई है। एक चीज समझिए, जब पहली बार लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश जी लालू जी तो 74 के आंदोलन के सिपाही रहे हैं साथी, और जनता दल की जब सरकार बनी बिहार में पहली बार तो लालू जी मुख्यमंत्री जब बने तो नीतीश जी के सहयोग से ही बने। तो ये आरोप लगाना कि किसी जाति के खिलाफ है, नीतीश जी किसी जाति के न खिलाफ हैं और न किसी जातिवाद की कोई राजनीति करते हैं। अच्छा, उनका मूल्य है समाजवाद, उनका मूल्य है न्याय के साथ विकास, उनका मूल्य है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, ये 3 मूल्यों के बड़े नेता हैं वो। तो इसमें सभी जाति के लोग हैं, वो किसी भी जात का राजनीति नीतीश कुमार ने अपने पूरी जीवन में कभी नहीं किया। ठीक है, एक क्लियर है नीतीश जी के बारे में। तो ये मतलब कुछ आपको लोग लगता है कि कहानी अफवाह है? नहीं, कुछ लोग कहानी बनाए। आप देखिए ना 46 साल की राजनीति में नीतीश जी ने सिर्फ मूल्यों और सामाजिक न्याय की राजनीति की है। ठीक, और न्याय के साथ विकास को वहां परिलक्षित कर देश में एक बार तो सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बनाया 11.3%। बिल्कुल। अभी हम तीसरे पायदान पे, लेकिन देश में विकास दर में, लेकिन कितने कम है राजस्थान और आंध्रा से, बहुत छोटा। आपकी रिपोर्ट अच्छी है, हमने 10.98 है और राष्ट्रीय औसत से हम 2 ज्यादा है विकास दर आपकी ठीक चल रही है। आप समझिए 35% जिस महान नेता नीतीश कुमार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, तो 29% महिलाएं बिहार में पुलिस में है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। 50% आरक्षण दिया। अगर पंचायत में गांव घर तमाम जगह से महिलाएं निकली और पंचायत में गए, एक और बताता हूँ, करीब 1.5 करोड़ जीविका दीदी है। कैसे सर? मतलब जो जीविका कार्यक्रम चलता अच्छा, है जीविका प्रोग्राम, सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10 लाख उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बिहार में हुआ है। तो इससे एक सामाजिक रोजगार और चैतन्यता और न्याय की परिभाषा जो है बिहार में बदली और हाशिए पे पड़े समाज को विकास की रोशनी उन्होंने पहुंचाई। इसलिए वो जाति के नेता नहीं है, वो नेता है मूल्यों के। ठीक है, आपसे बड़ा अच्छा है मुझे अभी ये सब बात करके लग रहा है। एक बात बताइए सर, एक अफवाह उड़ी, ऐसा अफवाह पर भी आप लोग सवाल पूछते हैं। मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। एक आपके यहाँ के नेता हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, कौन? मिस्टर पीके। अच्छा, बीजेपी के साथ उन्होंने भी कुछ काम किया, आपके साथ भी किया। खैर अभी वो कुछ अलग वहां पे कर रहे हैं। कल उनका एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज नहीं आया कोई ट्वीट, उनका रोज आता है। हाँ तो उनका कि आप भी नेता है। नहीं, वो ट्विटर कुमार है, ट्विटर कुमार, मिस्टर पीके से हाँ, ठीक है, वो ट्विटर किशोर है। पीके साहब शायद ही वीडियो देखेंगे। नहीं, वो ट्विटर किशोर है। ठीक है ठीक है सर, मेरा सवाल ये है, हाँ खैर
मेरा सवाल सर, नहीं सर, उत्तर प्रदेश में सीएम जो पहले वाले थे मिस्टर अखिलेश जी, उन पे भी यही आरोप लगता है। तो खैर सर, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैं बिहार की पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस पर, ये मैं कहता हूं कि मैंने जो ट्वीट किया है ये 2 वीडियो, यह बिहार के लोगों पर आपत्तिजनक है और मुझे अरेस्ट करें। अब फिर उन्होंने ये भी कहा, कौन? अरे मिस्टर पीके ने कहा कि बिहार के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तो क्या, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आप लोग आगे चल के कोई आयोग बना रहे हैं ऐसा कुछ कि बिहार के लोगों, देखिए 2 चीज समझिए, जो तमिलनाडु की घटना है वो तो कंप्लीट बेसलेस निकली, अफवाह निकली, ठीक है, भ्रामक है। इस तरह का दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, बिल्कुल, जो बिहार के मजदूरों का एक तरह से उसने अपमान किया ऐसा कह के, और 2 राज्यों के बीच एक दूरी पैदा करने की कोशिश की। वो भ्रम के माहौल में कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी। बिहार के सरकार ने जिम्मेदारी के तहत वहाँ टीम भी भेजी, और ये तमाम तरह के जो लोग हैं FIR के हैं, वो कुछ कहते रहते हैं, वो कुछ कहते रहते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कहते। क्या कहें उनको? अच्छा, क्या बोले? मतलब आप हैं कि अगर बिहार के लोगों पे कुछ है तो आप लोग खड़े हैं? हम लोग खड़े हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है ना? आप समझिए, जिस चुनौती को स्वीकार करके नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में बिहार को इतना ऊंचा पहुंचाया है, उस पर पीके जैसे लोग क्या कमेंट करेंगे, उन पे हम क्या जवाब दें? उनकी क्या है? उन्होंने कौन सी चुनौती स्वीकार करके कुछ किया? जी सर, एक मैं बहुत जल्दी से बस आपसे मैं और बातचीत करूंगा। एक आपने बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम चलाया, आप सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं और नीतीश जी खूब मिल रहे हैं सबसे, ये अच्छी बात है। एक सर, जैसे मैं स्वार्थ की बात करूं, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी बड़ी नेता रही हैं बसपा की, अखिलेश जी हैं, फिर केसीआर साहब हैं, ममता बनर्जी जी हैं बंगाल में। ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक साथ में आप उनको लाना आप चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है, आपको लगता है? राजनीति में आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। जैसे आप मूल्यों की बात करते हैं, नहीं, राजनीति में बहुत मुश्किल आसान की बात नहीं है। राजनीति में एक सिद्धांत की बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार उसके नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं, तो उनकी ये राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि जब चुनाव का वक्त आए तो उस वोट को बंटने न दीजिए और एक साथ एक मंच पर खड़े होकर उन मूल्यों के प्रति आवाज दीजिए, जिससे देश को एक सही रास्ता मिले, एक सही नेतृत्व मिले। ये तो आपने बड़ी आदर्शवादी बात करी है। आदर्शवादी की राजनीति में ये लोग मानेंगे, आपको लगता है मायावती मान जाएंगी? बात समझिए, जी अखिलेश के साथ धीरे धीरे करीब आएगा। अभी का माहौल दूसरा है, ठीक है। अभी वो कभी सीबीआई से डराते हैं, किसी को ईडी से डराते हैं, और पता नहीं और भी किस चीज से डराते होंगे। तो थोड़ा नजदीक आने दीजिए चुनाव को। 2024 के पहले आपको मैं बता रहा हूँ, ये तमाम दल एक मंच पे दिखेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सारी आपको और आपकी पार्टी को है खूब सारी शुभकामनाएं। एक और मैं सवाल लूंगा, बस 2 और हैं सर। एक, अभी मैं कल कहीं बैठा हुआ था, आपकी पार्टी के लोग भी थे और कुछ लोग भी थे, तो हम लोग ऐसे हंसी मजाक था, उसमें एक बात उठी कि अगर सपोज करिए कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई चेहरा आता है हिंदुस्तान की राजनीति में, बीजेपी में, बस 2 मिनट लूंगा, उसमें सिर्फ 2 नाम आए। अमित शाह का आया नेक्स्ट पीएम के उसके लिए, और दूसरा आया कि यूपी से एक बाबा है योगी आदित्यनाथ। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन के तहत मैं आपसे ये सवाल करूंगा, अगर आपकी पार्टी को कहीं ऐसा मूड बनाना है तो वो अमित शाह के साथ जाएंगे कि वो योगी आदित्यनाथ के जाएंगे? ये एक अजीब सा सवाल है आपका कि अमित शाह योगी, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी में तो दिल्ली के अध्यक्ष भी चेहरा हो सकते हैं उनको काहे नहीं छोड़ देते हैं आप लोग? देखिए, नॉन सीरियस लोगों की पार्टी बन गई है। अच्छा, बीजेपी हम भारतीय जनता पार्टी अंदर क्या कर रही है, हाफ पैंट से फुल पैंट कर रही है, फुल पैंट से फिर हाफ पैंट पे उनके संगठन इन चीजों पे क्या राय रखें? हमारा एक ही चीज है कि वो उनका आंतरिक मसला, वो क्या करते हैं। हम विपक्ष की एकता के साथ रहेंगे, खड़े हैं, और इसी पर अब लगातार काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई लेना देना अब नहीं है, वो बात बहुत पुरानी। चलिए खैर, हम फिर आपसे इसके लिए हम बातचीत करेंगे। एक बस आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव में आपकी पार्टी जनता दल पूरे देश में जा रही है, क्या प्रमुख मुद्दे क्या है, बस ये बता दीजिए। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है वो बेरोजगारी और महंगाई का है। ठीक है, आप इस देश के युवाओं को एक ऐसा देश बनाकर दे रहे हैं जहां वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो उनके लिए कहीं रोजगार है नहीं। ठीक है, और रोजगार यदि मिलेगा भी तो इतने कम पैसे का मिलेगा कि उसमें वो सपने जो उन्होंने देखे थे, इंजीनियरिंग बनने के पहले, डॉक्टर बनने के पहले, डिप्लोमा करने के पहले, और अग्निवीर जो बनाया, आर्मी में जाने का जो सपना था, उसको चकनाचूर कर दिया। ठीक है, वो उम्र से पहले रिटायरमेंट होने का जो एज, एक नई फौज खड़ी कर देंगे कि सब रिटायर है।
अच्छा वो आप समझिए क्या फीलिंग आएगी कि वो आप कुछ और कहते हैं आप actually। 17 साल में ज्वाइन के 21 साल में घर आ जाओ, हम रिटायर पानी हाँ, बिहार में है ना, भोजपुरी में कहते हैं जी, रिटायर हो गए, हाँ। उसको क्या क्या फीलिंग आएगी 4 ही साल में आप है। समझिए। और उसकी ट्रेनिंग कैसी होगी, 1 साल में आप उसको अग्निवीर बना रहे थे। ये जो मोदी सरकार की चालाकी थी ना, कि अग्निवीर बना दो, एक झांसा दे दो, तो इसी से वो बस सिर्फ 2 इसलिए मिनट कि का रोजगार देता हुआ सर, दिखे। विशाल जी बस जी। एक और उनका ये दावा रहता है कि वो राशन दे रहे हैं, वो 2000 रुपया दे रहे हैं, वो ये कर मतलब मेरी बात है, आप उनको इसकी कोई काट है क्या आपके हाँ पास? है। क्या सर? आप सोचिए, आप देश के लोगों की क्या माली हालत कर दी है कि उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए। आप 5 किलो चावल देके अपना ड्यूटी समझ रहे हो गया हाँ, खत्म। उनको लगता है 2000 रुपया 500 रुपया भेज रहे हैं तो समझ रहे हैं आपकी ड्यूटी खत्म होगी। मतलब पिछले 10 सालों में इस देश के किसानों की हालत ऐसी नहीं है कि वो खुद से अपना सामान खरीद के खाएं। 80 करोड़ लोगों की ये हालत नहीं कि वो 5 किलो चावल सरकार की नहीं, अपने पैसे उनके जेब में पैसे पहुंचते जिससे वो खरीद के खा सकते, स्वावलंबी होते। तो इस देश के 80 करोड़ लोग अगर इस माली हालत में बन गए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये जो 9 साल से मोदी की सरकार चल रही है वो जिम्मेदार। तो आप यही सारे ये जो चौकीदार है, जी। ये चौकीदार सो गया तो ये जिम्मेदार है। वो है ना, हमारे एक बड़े हिंदी के मशहूर कवि हैं, कहते हैं कि कुमार विश्वास कि कौन जिम्मेदार चौकीदार, तो कहते हैं नेहरू जिम्मेदार। बताइए, सवालों का जवाब नहीं, हर बात पे नेहरू जिम्मेदार। जी जी। तो ये सवाल बेरोजगारी का और महंगाई का सबसे बड़ा है। और लोकतांत्रिक मूल्य जिस तरह से तमाम संस्थाओं को अपने जेब में लेके भाजपा सरकार, मोदी सरकार घूम रही है, उसको उनके जेब से बाहर निकालना है, उसको प्रतिष्ठापित करना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, ईडी है, तो वो देश की जो संवैधानिक फ्रेमवर्क है उसमें काम करे। आप लोग अगर आरबीआई है या जितनी संस्थाएं, नीति आयोग है, जितनी संस्थाएं, वो मोदी भक्ति में ना लगे रहे। कुल मिला के सारी संस्थाएं मोदी भक्ति में लगी हैं। हाँ, वो शायद किसी बस मैं यहीं पर इसको एंड करूंगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ईडी जैसे ये आरोप लगता है आपकी पार्टी भी लगाती है और सब लगाते हैं कि भाजपा ईडी और सीबीआई को लेकर के खूब छापेमारी कर रही है। तो आज की चर्चा में बस मैं आखिरी में बस यही पूछ लूंगा कि ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है इलेक्शन में, अब जैसे आप लोग फिर ये कहेंगे कि फिर चुनाव आयोग, आपको एक उदाहरण दो। जी जी बिल्कुल बताएं। सीबीआई महागठबंधन की सरकार जब बिहार में विश्वास मत हासिल करके सदन पे बहस कर रही थी, ठीक उसी दिन दिल्ली की एक सीबीआई की टीम आरजेडी के एक एमएलसी के घर में रेड मारती है और बेवजह परेशान करती है। एक अधेला नहीं मिला उनके घर से, और आज तक सीबीआई बताए कि वहां क्या करने गई।